हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम एक्सपर्ट्स। और हम यहाँ पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट में हम जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके थे और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम करेंगे जनरल टर्म्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, आई एम राहुल कटारिया, आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले है मास एंड वेट। सबसे पहली जो टर्म है वो है मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या होता है? जनरल आइडिया इन सब यूनिट्स का आपको है पहले से, हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि ये क्या है और इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स या एसआई यूनिट्स क्या है। ठीक है, आपको अब सोचने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ तो होती है ना, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब मैटर प्रेजेंट इन इट। मास क्या होता है कि किसी भी मैटर में कितना सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितनी मैटर की अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कितना अमाउंट उसमें मैटर का प्रेजेंट है वो उसका क्या है, मास है। और वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है? जो ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है ग्रेविटी, वो क्या होगा, वेट। अब ग्रेविटी क्योंकि फोर्स लगा रही है तो ग्रेविटी हमें पता है जगह से जगह चेंज होती रहती है, इसलिए वेट भी चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। सब्सटेंस का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब सेम रहता है हमेशा हर जगह। लेकिन वेयरएज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। लेकिन इसका जो वेट है वो चेंज हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी चेंज होने पर जो सब्सटेंस का वेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका मास है वो हमेशा कॉमन रहेगा, हमेशा। तो जैसे कि हमें पता है हम हाई एल्टीट्यूड्स यानी पहाड़ों पे जाते हैं या सी डेप्थ समुद्रों में जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यदि ग्रेविटी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है तो वेट भी सब्सटेंस का डिक्रीज होता है। मास और वेट में रिलेशनशिप क्या होती है? W इज इक्वल्स टू mg। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे यदि हमें एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। मतलब किसी सब्सटेंस का मास हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एनालिटिकल बैलेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एनालिटिकल बैलेंस पहले कैसे होते थे? जैसे मैंने इस कार्टून में दिखाया है, ये वाला ऐसे होते थे, जिसमें हम क्या करते थे, एक तरफ तो स्टैंडर्ड वेट्स रखते थे और दूसरी तरफ जितना अमाउंट का सब्सटेंस होना था उतना रखते थे, या फिर पहले सब्सटेंस रखते थे फिर दूसरी तरफ स्टैंडर्ड वेट्स रखते थे। लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, नए नए डिवाइसेस डेवलप हो रही हैं, तो डिजिटल जो है बैलेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, दूसरी तरफ वेट रखने की ज़रूरत नहीं होती, एक डिजिटल स्क्रीन होती है जो हमें बता देती है कि कितना वेट है। ठीक है, आप सब ने वो देखी भी होगी डिजिटल वेट बैलेंस अपनी रियल लाइफ में, या फिर अपनी केमिस्ट्री लैब में तो ज़रूर देखी ही होगी। ठीक है, नहीं देखी तो अपने टीचर्स को बोलिए कि केमिस्ट्री लैब में लेकर जाओ और वहाँ जाकर देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। हाउएवर ग्राम इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर स्मॉलर अमाउंट्स यूज होता है, इसलिए क्या होता है,
ग्राम यूज़ किया जाता है। ग्राम का और किलोग्राम का रिलेशन क्या होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ऐसे हम किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे मैं बात करता हूँ 1 लीटर, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। और 1 डेकामीटर क्यूब का मतलब है वो क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 डेकामीटर होगी, उसकी जो वॉल्यूम होगी, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या उसके अंदर कोई भी लिक्विड हम फिल करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? 1 डेकामीटर क्यूब के इक्वल। वॉल्यूम हैज़ द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होंगी? जो लेंथ के क्यूब की होगी वो। तो ऐसा यूनिट क्योंकि लेंथ की मीटर होती है तो वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम लेबोरेटरीज में स्मॉलर अमाउंट्स यूज़ करते हैं इसलिए ये हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है अ कॉमन यूनिट लीटर इज़ यूज्ड विच इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। मतलब जनरली आपने डेली लाइफ में लीटर यूज़ करते होंगे, जैसे दूध के लिए, तेल के लिए, या जो भी हम डेली लाइफ में लाते हैं सामान, उसमें हम लीटर यूज़ करते हैं, लेकिन वो लीटर एक ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, फिर कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर किसके इक्वल होगा? 1000 ml के। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा 1 डेकामीटर क्यूब के। ठीक है, नेक्स्ट है इन द लेबोरेटरीज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, प्यूरेट या पिपेट। मतलब लेबोरेटरी के अंदर यदि हमें लिक्विड्स की वॉल्यूम मेजर करनी होती है तो हम अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं सिलेंडर से, प्यूरेट से या पिपेट से। ठीक है, बेस्ट होता है पिपेट का, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके बाद प्यूरेट और फिर सिलेंडर। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हमें कितनी वॉल्यूम मेजर करनी है और कितनी एक्यूरेसी के साथ करनी है। ठीक है, अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ यूज टू प्रिपेयर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यदि हमें पता है कि हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाना है तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है? नीचे से तो स्फेरिकल होता है, लेकिन उसकी एक लंबी सी नेक होती है और नेक के ऊपर एक मार्क लगा होता है। वहाँ तक यदि हम कोई भी सॉल्यूशन फिल करेंगे तो उसकी वॉल्यूम उस मार्क तक 250 या जितने वॉल्यूम का वो फ्लास्क है उतनी ही हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले सोल्यूट डाल देते हैं उसके अंदर, फिर थोड़ा सा सोलवेंट डाल के उसको डिसोल्व कर लेते हैं, फिर उस मार्क तक फिल कर लेते हैं, तो हमारे पास उतनी वॉल्यूम का सॉल्यूशन बन जाता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम का जितनी का हमें बनाना था। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में बोलेंगे घनत्व, इंग्लिश में ही आप आई होप ज़्यादा समझ पाते होंगे डेंसिटी को। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके इक्वल होएगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर रो से। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, जहाँ एम क्या होगा? मास, और वी क्या होगी? वॉल्यूम। डेंसिटी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो क्योंकि डेंसिटी हमने देखा था उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं थी डेंसिटी, इसलिए इसकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखिएगा। यदि हमें किसी की यूनिट नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम उसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी में ऊपर क्या होता है? मास, नीचे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट्स भी कैसे निकलेंगी? एसआई यूनिट ऑफ मास बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब।
या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज, ये यूनिट बहुत बड़ी हो जाएगी। और क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट के सॉल्यूशंस बनाते हैं, इसलिए केमिस्ट ऑफन क्या यूज़ करते हैं डेंसिटी के लिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है टेम्परेचर, हिंदी में बोलेंगे तापमान। डिफाइन करेंगे तो कोई भी बॉडी है वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो हम बताते हैं उसका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के 3 कॉमन स्केल्स होते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से पहले तो डिग्री यूज़ की है लेकिन केल्विन से पहले नहीं, तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पहले डिग्री यूज होती है, केल्विन को डिग्री केल्विन कभी भी नहीं लिखा जाता, केल्विन को हमेशा एज सच लिखा जाएगा। और जो एसआई यूनिट होती है इन तीनों में से वो होती है केल्विन। ठीक है, तो जो भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यदि हमें वहाँ टेम्परेचर मेंशन करना है और हमें किसी भी यूनिट में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, फिर आगे का क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसने लिखा है कि जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। कि जो थर्मोमीटर है, जो लेबोरेटरी में थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो कैलिब्रेटेड होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसी में कैलिब्रेट क्यों किए हमने, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर हमें पता है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको ये बात पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसलिए थर्मोमीटर्स को इन दोनों यूनिट्स के बीच में कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऐसे यदि फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और 100 डिग्री इक्वल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 यूनिट सेल्सियस किसके इक्वल है, 2 यूनिट फ़ारेनहाइट के। ध्यान दीजिए, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, यानी हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, फिर है केल्विन, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसके पीछे हम डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमेशा जिसको यूज़ करना है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि केल्विन का टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर नेगेटिव में एक बार के लिए जा सकता है, लेकिन केल्विन का टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं जाता, इसी हिसाब से इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक है, आई थिंक शायद मिनिमम टेम्परेचर जो आज तक मैंने पढ़ा है वो होता है -78 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड नाइट्रोजन का होता है जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वैसे यहाँ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि -273 डिग्री सेल्सियस तक जाना इम्पॉसिबल सा है, इसीलिए। अब देखते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो केल्विन और सेल्सियस कैसे रिलेटेड होते हैं, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन कैसे रिलेटेड होता है, सेल्सियस में हम 273.15 या सिंपली 273 ऐड कर दें डिग्री सेल्सियस में तो वो इक्वल हो जाएगा केल्विन में। तो इसी हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस होगा 273.15 केल्विन में,
और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 373.15 केल्विन के। सिमिलरली यदि हमें फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस वाले टेम्परेचर को और फिर उसमें 32 ऐड कर देंगे। ऐसे ही यदि हमें फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो पहले हम सेल्सियस में करेंगे फिर हम केल्विन में कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस हम पढ़ेंगे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्यों हम आखिर साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ रहे हैं। उसके लिए जानते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में मॉलिक्यूल्स हैं 6022000000000000000000000 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही एक हाइड्रोजन एटम का मास है 0.000000000000000000166 ग्राम। हाउ रिडिकुलस, मतलब कितना बोरिंग सा, कितना बकवास सा तरीका है नए नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, हमारी केमिस्ट्री में ऐसे नंबर्स आएंगे जैसे हम आगे देखें प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर स्पीड ऑफ लाइट या फिर चार्ज ऑन पार्टिकल्स। तो ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं इन सभी को यदि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी इतने लंबे से बोरिंग से होंगे। अब एक बात ये भी है कि इन पर यदि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ये सब यदि हम अप्लाई करें तो क्या होगा, एक तो बहुत ही हार्ड होगा ये प्रोसेस, दूसरा बोरिंग होगा और तीसरा एररफुल होगा। क्या होगा? एररफुल होगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। So it is important to make standard rules to make them easy। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड ऐसे कुछ रूल्स बनाएं कि ये थोड़ा इजी हो जाए और हम इजीली उनको हैंडल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे इज़ टू यूज़ साइंटिफिक नोटेशंस। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस, या फिर उनको और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n इंटू 10 टू द पावर n। मतलब किसी भी नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम? n इंटू 10 की पावर n, वेयर n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। जहाँ स्मॉल n क्या होगा? एक एक्सपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकती है। और कैपिटल N क्या होगा? कैपिटल N कैन वेरी बिटवीन 1 to 9। कैपिटल N की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, ध्यान रखिए 0 नहीं होगी और 9 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके आगे का जो होगा वो डेसिमल में होगा और उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब n के आगे डेसिमल में कोई वैल्यू होगी जो मैटर नहीं करेगी। अब जैसे एक नंबर है 232.508, 232.508। अब हम इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2। तो यहाँ कैपिटल N क्या हो गया? 2 और स्मॉल n क्या होगा? 2। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर है 0.00016। इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, जहाँ कैपिटल N की वैल्यू हो गई 1 और स्मॉल n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन तो देख ली। अब यदि वो स्पेसिफाई करे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें लिखना है, जैसे यदि वो बोले 2.3232, मतलब इस नंबर को हमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है,
तो हमने 6 to 6 फिगर्स में इसको लिख दिया। लेकिन यदि वो बोले कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और ये हो जाएगा 2.33 इंटू 10 की पावर 2, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी इसी के ही। ठीक है, तो यदि वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्पेसिफाई कर देता है तो फिर हम उस हिसाब से लिखते हैं। अब हाउ टू कोप अप विद डेसिमल प्लेस एंड पावर ऑफ 10 की डेसिमल प्लेस और पावर ऑफ 10 अभी मैंने कैसे किया, इस थोड़ा आपको शायद समझ नहीं आया या फिर, तो इसको हम एक रिव्यू देते हैं कि हमने ये कैसे किया। व्हेन डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा पावर ऑफ 10 डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। जब डेसिमल शिफ्ट होगा राइट में तो 10 की पावर डिक्रीज हो जाएगी 1 यूनिट से, एंड सिमिलरली व्हेन डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट पावर ऑफ 10 इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। ये यहाँ गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पावर एक ही यूनिट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी यदि हम एक ही प्लेस से डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ट्रिक के लिए याद कर लीजिए, राइट में डिक्रीज, राइट में डिक्रीज, राइट में डिक्रीज। अब जैसे एग्जाम्पल है 232.508, सेम पीछे वाला एग्जाम्पल है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं 2.32508 इंटू 10 की पावर, क्योंकि डेसिमल हम 2 डेसिमल प्लेस राइट में लेफ्ट में लेकर गए हैं, तो 10 की पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यदि एक ही लेफ्ट में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 23.2508 इंटू 10 की पावर 1। ऐसे ही यदि एक प्लेस लेफ्ट में लेके जाते हैं तो हो जाएगा 2325.08 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। नेक्स्ट है यदि हम 3 डिजिट लेफ्ट में लेके जाते हैं तो हो जाएगा 232508 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बिल्कुल सिंपल था। तो इसी हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। कितना कन्वीनियंट है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, है ना। तो ये क्या थी, साइंटिफिक नोटेशंस थी, इसलिए हमने इनको पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई करें इन नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, पावर्स आर एडेड, पावर्स जो होंगी वो ऐड कर दी जाएंगी। जैसे ये है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 इंटू 10 टू द पावर 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये 9.8 इंटू 6.3, मतलब 9.8 इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3 + 5 जो पावर्स हैं वो ऐड हो गई है। ठीक है, तो जो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो सॉल्यूशन आएगा वही होगा इसका आंसर। तो एक हिसाब से कैलकुलेशन करने में उससे तो बेटर ही है ना। ये सब हम हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। सिंपल जो सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस होते थे बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है। जैसे 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5 से, तो क्या हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 10 की पावर -4 + 5। इसका मतलब क्या है, अब 10 की पावर -4 थी तो -4 हम लिखेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा वही होगा। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या करेंगे, हमें पता है न्यूमरेटर में यदि कोई वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती है, डिनोमिनेटर में यदि कोई वैल्यू है और उसकी पावर है, यदि हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है।
जैसे ये 10 की पावर 5 था, ये यहाँ जाके 10 की पावर -5 हो गया। ठीक है, तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9.5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है 3.2 अपॉन 9.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी जो डिनोमिनेटर था उसको हमने न्यूमरेटर बना दिया। अब इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे 10 की पावर 3 -5। ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी। ऐसे ही नेक्स्ट है 5.3 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ हम देखेंगे 10 की पावर -2 ऊपर जाके साइन चेंज 10 की पावर +2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 2, और आगे करेंगे तो 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 2। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन यदि हमें करना होगा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज़ अप्लाइड बाय टेकिंग आउट कॉमन यूनिट्स, मतलब जो भी कॉमन होगा हम वही बाहर निकाल लेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो जैसे है 5.3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3.7 इंटू 10 की पावर 4, तो इसमें कॉमन क्या है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में 5.3 प्लस 3.7 को कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। फिर ये तो था भाई, इसमें कॉमन था हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है 0.23 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7.1 इंटू 10 की पावर 4। अब इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन बनाएंगे बाय शिफ्टिंग द डेसिमल। तो डेसिमल हम किसी भी फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, बस क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने 0.23 एक डेसिमल राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर डिक्रीज होकर 5 से हो जाएगी 4। ये नंबर हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7.1 इंटू 10 की पावर 4। अब इसमें 10 की पावर 4 कॉमन है, इसलिए हम उसको बाहर ले लिया, और ये हो गया 2.3 प्लस 7.1 इंटू 10 की पावर 4। नेक्स्ट है 9.1 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 0.8 इंटू 10 की पावर 5। सेम जैसे एडिशन किया था वैसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा कॉमन लेके, 9.1 माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5। अब मैंने बेसिक एग्जांपल्स करवा दिए हैं, आपको क्या करने हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले उठाने हैं और सॉल्व करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर क्यूरीज यू कैन ईमेल मी एट chemexperts01@gmail.com। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।